प्यारे परिवार रोजगार वेरेंगे, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। और पेपर तो आपके लाजवाब चल ही रहे हैं, शानदार तरीके से आप लोग एग्जाम करके आ रहे हैं। जिनके नहीं हुए हैं तो उन्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बढ़िया प्रश्न आ रहे हैं। जीएस की अगर मैं बात करूं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस पूछ लिए जा रहे हैं, जिसमें से 14-15 क्वेश्चंस आप लोग आराम से कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा स्कोर होता है। जीएस में 12, 13, 14, 15 अच्छा स्कोर, 15 स्कोर बहुत बेहतरीन माना जाता है, 14, 12, 13 ठीक स्कोर माने जाते हैं। तो आप लोग भैया एक यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य। सबसे कम आबादी वाला राज्य पूछा है, तो जनरली हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो बताइए जल्दी से इसका क्या आंसर होगा कि सबसे कम आबादी वाला राज्य क्या था? सिक्किम है। क्या है भैया? सिक्किम। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? सिक्किम सबसे कम आबादी वाला राज्य हो जाएगा। 2011 जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य क्या होगा? तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा आबादी किस राज्य की है? तो यूपी की है। पाकिस्तान से भी ज्यादा, पाकिस्तान से भी ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पर है 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश। और 2011 के अनुसार यहाँ पर जब हुआ करता था, देखिए अगर मैं इसकी बात करूं तो उस समय दमन और दीव हुआ करता था। क्या हुआ करता था? दमन एवं दीव हुआ करता था। लेकिन भैया दमन दीव और अंडमान निकोबार एक साथ मिला दिए गए हैं, एक साथ मिला दिए गए हैं। तो अब मैं वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो इसके अनुसार तो क्या था? दमन और दीव था। अब दमन और दीव एक कर दिए गए किसके साथ? दादर एवं नगर हवेली के साथ। तो आप क्या कहेंगे सर? लक्षद्वीप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेशों में जिसकी सबसे कम आबादी है। सबसे कम आबादी किसकी हो जाएगी? लक्षद्वीप की। लेकिन 2011 में लक्ष्य दमन और दीव हुआ करते थे, अब दमन और दीव क्या हो गए? दमन एवं दीव दादर नगर हवेली के साथ मिला दिया गया। किसके साथ? दादर नगर हवेली और दमन दीव, दमन सर। दीव। अब इनको एक कर दिया गया, इनकी संख्या बढ़ गई है, लक्षद्वीप की कम है। अगला है 2011 जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे ज्यादा केंद्र शासित प्रदेशों में जो जनसंख्या है वो दिल्ली की है। किसकी है? दिल्ली की। अब यहाँ पर आता है जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं आप लोगों से। यहाँ पर पूछा है, एक बार सेशन को थोड़ा सा लाइक शेयर जरूर करें, कि 2011 जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? सबसे कम, यानी कि माइनस में चल रहा है, माइनस में चल रहा है। तो आप क्या कहेंगे सर? सबसे कम किसका है? जनसंख्या घनत्व पूछा है, जनसंख्या घनत्व पूछा है सबसे कम, तो आप कहेंगे सर अरुणाचल का है। किसका है? अरुणाचल का। कितना है बेटा अरुणाचल प्रदेश में? कितने? तो आप कहेंगे 17 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 किलोमीटर एरिया में लगभग 17 आदमी हैं। कितने? 17th पर्सन है। अब सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पूछा है, तो आप कहेंगे सर कहाँ का है? बिहार का। बिहार में कितने हैं? 1 किलोमीटर में 1006 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 किलोमीटर के एरिया में 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? बिहार का हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल दिख रहे होंगे, लेकिन जब हमारा एग्जाम होता है ना तो हम वहां पर भूल जाते हैं ये सारी चीजें, वहां हमारा सारा दिमाग गायब हो जाता है। चलिए, 2011 के अनुसार भारत की सबसे कम दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य, मतलब 10 सालों में, 10 इयर्स में सबसे कम वृद्धि किस राज्य में हुई है? तो आप क्या कहेंगे भैया? सबसे कम वृद्धि पूछी है, तो आप लोग जल्दी जल्दी से बताइए कि सर इसका क्या आंसर होगा। आप कहेंगे सर नागालैंड है। क्या है? नागालैंड है। और नागालैंड की अगर मैं बात कर लूं तो यहां पर माइनस में है 0.5, तो आप कहेंगे सर इसका क्या हो जाएगा? तो यहां पर होगा, आप लोग ध्यान रखना कि माइनस 0.058% माइनस में चल रही है जनसंख्या वृद्धि। कहां की? नागालैंड की। दशकीय का मतलब होता है 10 साल की वृद्धि, 10 साल की। भारत की अगर पूछेगा तो आप कहेंगे भारत में कितना चल रहा है? भारत का बता दीजिए जल्दी से ना बेटा। 0.6 नहीं, 58 है। ठीक है, अब यहां पर मैं बात करूं, यहां पर मैं बात करूं लगभग में लिख सकते हैं इसको 6, 0.6। ठीक है, हम यहां पर बात करेंगे, हम बात करेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? तो मेघालय है। कौन सा है? मेघालय। मेघालय में जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज्यादा बढ़ी है। और कितनी बढ़ी है आप लोग बताइए? तो आप कहेंगे सर 27.95, 27.95% वृद्धि हुई है। ठीक है, ये क्या हुई है? वृद्धि। और ये क्या हुआ है? डिक्रीज। नीचे का मतलब होता है कम होना, ऊपर का मतलब होता है वृद्धि होना। भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? बताइए। अगर यहाँ पर पूछेगा कि सर भारत की वार्षिक वृद्धि दर कितनी है, तो वार्षिक वृद्धि दर पहले कितनी थी, वर्तमान में कितनी है? पहले पहले कितनी थी? तो आप कहेंगे सर पहले थी 1.97%,
वर्तमान में कितनी है, यानी कि अभी कम हुई है 1.64%। कितनी है भैया, 1.46%। यही आपका आंसर है। पहले कितनी थी, 1.97% थी, वर्तमान में कितनी है, तो 1.64%। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन है, सिमुक है। कौन है, सिमुक है। ये पूछा जाता है प्रश्न, सिमुक है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई है राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय, मोहन राय। अब यहाँ पर हम बात करें, राजा जो है ये इनकी उपाधि है। ये क्या है, इनकी उपाधि है। और ये उपाधि किसने दी थी, अकबर सेकंड ने। किसने, अकबर सेकंड ने ये उपाधि दी थी। ठीक है, उपाधि किसने दी है, अकबर सेकंड ने। नेक्स्ट, अच्छा यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि सर आत्मीय सभा, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, तो 1815 में बनाई गई थी। ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय, मोहन राय। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन के संस्थापक। अच्छे क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग यहाँ पर ध्यान रखें कि सर 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने, स्वामी विवेकानंद। ठीक है जी। अच्छा इनका मूल नाम पूछ ले, मूल नाम कहां पर हुई है इसकी स्थापना, ये भैया कलकत्ता में एक जगह पड़ती है बेलुड। कौन सी, बेलूर या बेलुड जगह है, बेलुड। ठीक है जी, कौन सी जगह है, तो आप कहेंगे सर बेलुड या बेलुर जगह है। और ये कहां पड़ती है, कलकत्ता में। ठीक है, साउथ इंडिया मत चले जाना। मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम था इनका, नरेंद्र नाथ दत्त। इन्हें स्वामी विवेकानंद जो नाम है किसने दिया था, तो आप कहेंगे सर खेतड़ी के महाराज ने। किसने, खेतड़ी के महाराज ने। किसने बच्चों, खेतड़ी के महाराज ने। ठीक है, लिख लेंगे। अच्छा, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की संस्थापक आप लोगों से पूछा जाए कौन थे, तो 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा। किसके द्वारा, विलियम जोन्स के द्वारा, जोन्स। अच्छा यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ने किसका, भगवत गीता और उपनिषद का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, किसने करवाया था। इन्हीं के प्रयासों से 1785 में भगवत गीता, ठीक है जी, भगवत गीता एवं उपनिषद का, किसका, उपनिषद का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था। आप क्या कहेंगे, अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, बताइए जल्दी से। तो चार्ल्स विल्किंस ने। किसने, चार्ल्स विल्किंस ने, विल्किंस। ठीक है जी, चार्ल्स विल्किंस ने अंग्रेजी अनुवाद किया था। अब बात करें सत्य शोधक समाज की, संस्थापक कौन था भैया, तो आप कहेंगे सर 1873 में इसकी स्थापना हो जाती है। किसके द्वारा, ज्योतिबा फूले के द्वारा। किसके द्वारा, ज्योतिबा फूले। इन्होंने क्या किया, इन्होंने महाराष्ट्र में जो मैली आंदोलन चल रहा था उसका समर्थन किया। और इन्होंने ही क्या किया, एक किताब लिखी। उस किताब का नाम क्या था, तो आप कहेंगे सर 1872 में गुलामगिरी पुस्तक लिखी है। गुलामगिरी कि सर गुलामगिरी किसने लिखी है, तो आप कहेंगे सर ज्योतिबा फूले ने लिखी है। किसने, ज्योतिबा फूले ने लिखी है। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। एक मित्र कह रहा है तेज कराओ, इससे ज्यादा तेज नहीं हो पाएगा बेटा। नेक्स्ट है अनुच्छेद, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर इसमें क्या है, उपाधियों का अंत। क्या है, उपाधियों का अंत, एंड ऑफ टाइटल्स या एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, उपाधियों का अंत है। इसमें भैया स्वतंत्रता का अधिकार है। किसका, स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार। और इसमें भी किस चीज का अधिकार है बच्चे, तो आप कहेंगे सर इसमें है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसकी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 54 में क्या है, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अच्छा इसमें निर्वाचक मंडल में कौन कौन आते हैं, निर्वाचक मंडल आप कहेंगे सर इलेक्टोरल कॉलेज, ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट का जो निर्वाचक मंडल होगा कि कौन कौन इसके निर्वाचन में हिस्सा लेता है। ठीक है जी, डांस उनके कलाकार, बिल्कुल बिल्कुल, कल मैं यही रखूंगा संजय चौधरी, बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं सर संसद के जीते हुए सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड मेंबर, निर्वाचित सदस्य। ठीक है जी, लोकसभा राज्यसभा के जीते हुए सदस्य, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, जो विधानसभाएं राज्यों की विधान सभाओं के
निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। ठीक है जी, ये चीज हम लोग पढ़ेंगे। क्या इतना आप लोग कर लेंगे बताइए? यहां तक तो हम लोग कर लेंगे। नहीं बच्चे, आकाश शुक्ला मेरी आवाज तो अच्छी खासी आ रही है, आवाज कम है क्या? बताना एक बार जरा, आवाज कम आ रही है क्या मेरी? नेक्स्ट है, लिखा है यहाँ पर अनुच्छेद 155, 213, 123 और 85। ये भी बहुत अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। आप कहेंगे सर इसमें क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति। किसकी नियुक्ति? राज्यपाल, गवर्नर। ठीक है, राज्यपाल बोलते हैं हम गवर्नर को। किसको बोलेंगे जी? गवर्नर को बोलते हैं। गवर्नर की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट। कौन करेगा नियुक्ति? बताइए, नियुक्ति यानी कि अपॉइंटमेंट कौन करता है? जल्दी जल्दी से बताइए। अपॉइंटमेंट। तो आप कहेंगे सर अपॉइंटमेंट करते हैं कौन मेरे बच्चे? तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति। कौन करेंगे? राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है राज्यपाल का। इसमें क्या है, जो राज्यपाल होगा, राज्यपाल क्या करेगा बेटा? गवर्नर। कौन? गवर्नर अध्यादेश जारी करता है। क्या जारी करेगा? अध्यादेश, जिसे हम ऑर्डिनेंस कहते हैं। मैंने बहुत डिटेल में सारी चीजें क्लास में कराई हैं। ऑर्डिनेंस, ठीक है जी, ये आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, ऑर्डिनेंस। आगे बात करेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सर इसमें क्या है, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। क्या करेगा? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा। क्या करेगा? अध्यादेश जारी करेगा। ठीक है जी। अनुच्छेद 85 में क्या है? अनुच्छेद 85 में लिखा है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर बच्चे हम लोग सारी चीजों को बात करेंगे। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। किसको? लोकसभा को भंग यानी कि डिसॉल्व कर सकता है। क्या कर सकता है? डिसॉल्व कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर? राष्ट्रपति द्वारा पीएम की सलाह पर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइज पर। किस पर? एडवाइज पर। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ये आप लोग पढ़ना कि भैया लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है। यहां से क्वेश्चंस आते हैं, यहां से क्वेश्चंस ये पूछा जाएगा कि लोकसभा सत्र को कौन स्थगित कर सकता है, लोकसभा को कौन स्थगित कर सकता है। तो दो प्रकार के प्रश्न हैं कि सर लोकसभा को कौन भंग करेगा या स्थगित करेगा, तो राष्ट्रपति। लोकसभा सत्र को अगर पूछा जाएगा, लोकसभा सेशन को अगर पूछा जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? चलिए बहुत बढ़िया। तो हुआ क्या कि लोकसभा सत्र की बात आएगी तो पीठासीन अधिकारी यानी कि लोकसभा अध्यक्ष करेंगे, या जो उस समय पीठासीन अधिकारी होगा वो करेगा। लेकिन जब लोकसभा चल रही होगी, लोकसभा को भंग करने की बात आएगी, स्थगित करने की बात आएगी, तो राष्ट्रपति करेगा। तो ये ध्यान रखना, लोकसभा सत्र यानी कि लोकसभा सेशन को अध्यक्ष महोदय या पीठासीन अधिकारी, लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति का है। क्लियर है? ये हम चीज पढ़ रहे थे और ये 21 क्वेश्चन थे। मैंने बहुत कम समय में ये क्वेश्चन कराए हैं आप लोगों को, और मैं कोशिश करता हूँ डेली बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए लाता रहूं। छोटी छोटी वीडियोस में आप लोगों के लिए बनाता रहूं, ताकि आप लोगों के, कल हम लोग स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, और कल हम लोग जो